तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। और चूंकि हमारा टाइम हो चुका है, बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 एरिक एरिक्सन की, जिसमें हम स्टेजेस को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेज को देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते ताकि हमारा एक वो फ्लो बन जाए, कंसिस्टेंसी बन जाए, क्योंकि बाकी की स्टेजेस आज हमने करनी है तो इसको भी साथ शामिल कर लेते हैं। पहली जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, इसको ओरल सेंसरी स्टेज कहा जाता है। आमतौर पर आपको बुक्स में मिलेगा या गूगल पे मिलेगा या जहीं जहां भी आप पढ़ते हैं आपको मिलेगा। इसकी जो स्टेज का नाम मिलता है ना, वो आपको ये क्राइसिस की सूरत में मिलता है या कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसकी सूरत में मिलता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। लेकिन इसका दूसरा नाम ये भी होता है, सेंसरी ओरल। ठीक है, जिस तरह से उसकी सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस के नाम थे। तो इसके अंदर क्राइसिस जो एज होती है, जो 18 महीने तक होती है इसकी, बर्थ से लेके। क्राइसिस इसमें होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, रिलेशनशिप मदर के साथ होता है। स्ट्रेंथ, हर स्टेज में हमने बात की थी कि एक खास तरह की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। वो जहां पर जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो होप होगी, ठीक है, जो आपको बाद में काम आती है फर्दर आपके जो डीलिंग्स में, फर्दर जो आपके जो क्राइसिस होते हैं उनको डील करने में। कि इवेंट, हर स्टेज पर कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है जिसकी बेस पे ही आप या क्राइसिस का शिकार होते हो या उसको रिजॉल्व करते हो। फीडिंग होगा इसके अंदर या अबैंडनमेंट। इसके अंदर हमने देखा था कि बच्चा जो डिपेंडेंट होता है टोटली तौर पर, और अपने जो ये जो स्टेज है बेसिकली फ्राइड की पहली स्टेज से मिलती है, बिल्कुल उसी की तरह की है। बच्चा टोटली तौर पर डिपेंड कर रहा होता है पेरेंट्स पर, मदर पर, ठीक है। और ये मदर पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि अगर वो अच्छे से उसको डील करेगी, अच्छे से केयर करेगी, लव करेगी, प्यार मोहब्बत करेगी, अटेंशन देगी, तो बच्चा पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिवली उसको रिजॉल्व करता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि उसको सही से अटेंशन नहीं देती, केयर नहीं करती, तो वो फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती हैं चीजें। ठीक है जी, हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ट्रस्ट कैन बी लॉस्ट लेटर इन लाइफ, यानी कि मतलब वही वाली बात है कि अगर वो पॉजिटिवली डेवलप करेगा तो फिर वो जो उसकी पर्सनैलिटी फ्यूचर में पॉजिटिवली नजर आ रही होती है। अगर नेगेटिवली करेगा, डेवलप या रिजॉल्व नहीं कर पाएगा कॉन्फ्लिक्ट को, तो प्रॉब्लम हो रही होती है। होप जो स्ट्रेंथ बेसिक वो डेवलप हो रही होती है इस स्टेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेज है हमारे पास, जो हमने देखनी है। इसका जो एक नाम है वो है मैस्कुलर एनल स्टेज, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिकली ये क्राइस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। इसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 18 महीने से लेके 3 साल तक इसका एज होती है, ड्यूरेशन होती है। क्राइसिस इसके अंदर या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एटॉनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। या तो उसमें एटॉनमी डेवलप हो जाएगा या फिर शेम एंड डाउट डेवलप हो जाएगा। रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ ही होता है। स्ट्रेंथ इसमें डेवलप होती है विल की, ठीक है। उसके बाद की इवेंट इसके अंदर क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कि फ्राइड की स्टेज में भी डेवलप होता है। सिमिलर टू फ्राइड्स एनल स्टेज, एनल स्टेज से ये सिमिलर है। बेसिकली इस स्टेज को मी डू इट स्टेज भी कहा जाता है, कि यहाँ बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मस्कुलर एनल स्टेज एट द सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्राइड्स एनल स्टेज, फ्राइड की एनल स्टेज से मिलती है, चिल्ड्रन रैपिडली डेवलप अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज दे एंड आर एबल टू डू मेनी थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। खुद कोशिश, चीजें खुद ब खुद करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। यानी कि अपने लिए खुद ही करने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम है वो खुद ही उसको आप कह सकते हैं परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज उसकी इस स्टेज के अंदर डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 18 डेढ़ से 3 साल की एज होती है, तो डिफरेंट एबिलिटीज भी हो रही होती हैं। दे लर्न टू कम्युनिकेट एंड मोर इफेक्टिवली एंड टू वॉक, क्लीन, पुश, पुल एंड होल्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट और लेट इट गो। यानी कि ये सारी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स या एबिलिटीज क्रिएट हो रही होती हैं। वॉक करना सीखता, क्लिम करना, पुश करना, पुल करना और होल्ड करना या छोड़ना सीखता है। चिल्ड्रन टेक प्राइड इन ऑल दी स्किल्स एंड यूजली वांट टू डू एज मच एज पॉसिबल फॉर देमसेल्व्स, और खुद से वो करना चाहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा खुद से कुछ करें। Of all these abilities, Erickson believed that most important involved holding on और letting go। वो कहता है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग ऑन या लेटिंग गो, यानी कि या कंट्रोल रखना या कंट्रोल छोड़ देना। बेसिकली इसको जो मैंने समझा इस तरह से है, ठीक है। He considered these to be prototypes for reacting to later conflicts in behaviors and attitudes। वो कहता है कि इसी पर डिपेंड कर रहा होता है उसके जो लेटर बिहेवियर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या एटीट्यूड्स होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग डेवलप होने होते हैं ये होल्डिंग और लेटिंग गो वाले करेक्टरिस्टिक्स की वजह से या एटीट्यूड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग ऑन कैन बी डिस्प्लेड इन अ लविंग वे और इन अ हॉस्टाइल वे। वो कहता है जो लेटिंग होल्डिंग ऑन यानी कि कंट्रोल रखने वाला या
पकड़ के रखने वाली जो बात है ना, वो कहते हैं कि इसको दो तरह से किया जाता है, डील किया जा सकता है या डिस्प्ले किया जाता है, या तो लविंग वे यानी कि एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, या तो फिर हॉस्टाइल वे यानी कि अग्रेसिव वे में या नेगेटिव वे में। लेटिंग गो कैन बिकम अ वेंटिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेज और रिलैक्स्ड पैसिविटी। अगर लेटिंग गो है, वो कहते हैं कि ये रिजल्ट निकल सकता है इसमें डिस्ट्रक्टिव रेज और रिलैक्स्ड पैसिविटी की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर अगर चॉइस की बात की जाए, एक फैक्टर आता है यहाँ पर चॉइस का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्टेज इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सरसाइज सम चॉइस टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ देयर ऑटोनोमियस विल। अब यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि यहाँ पर बच्चे कुछ चीजों को खुद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी जो ऑटोनोमियस वाली विल होती है ना, कि मैं खुद कर सकता हूँ, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, अगरचे वो अभी भी पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। दे बिगिन टू सी देमसेल्व्स एज पर्सन्स इन देयर ओन राइट एंड वांट टू एक्सरसाइज देयर न्यू फाउंड स्ट्रेंथ। मतलब वो चीजों को करना खुद का क्या कहते हैं, समझते हैं, राइट समझते हैं, और वो उन स्ट्रेंथ्स को जो वो फाइंड करते हैं अपने अंदर, देखते हैं कि यार ये मैं मतलब कि इस काबिल हूँ। ठीक है, उनको रियलाइज होना शुरू हो जाता है, तो उनको फिर वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को काम में लाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। द की क्वेश्चन बिकम्स हाउ मच विल सोसाइटी। अब यहां पर वो कहते हैं कि इशू ये होता है, अब यहां पर इशू ये होता है कि वो जो सोसाइटी है ना, जब वो बच्चा ये काम करने की कोशिश करता है, तो फिर सोसाइटी यानी कि पेरेंट्स या आसपास के उसके जो लोग होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, डू ऑल दे आर केपेबल ऑफ। क्या वो उसको वो तमाम चीजें करने की इजाजत देते हैं या करने में हेल्प करते हैं। जो मिसाल के तौर पर जब बच्चा बैठा होता है, आपको पता है 1.5 साल से 3 साल का बच्चा जो होता है, उसने कुछ ना कुछ पंगे लेते रहना होता है। आप उसको कहीं पर बिठा देंगे ना, मुख्तलिफ चीजों के दरमियान में बिठा देंगे, तो वो कभी किसी को पकड़ रहा होगा, कभी किसी को तोड़ रहा होगा, कभी किसी को कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि बच्चा उसमें डिफरेंट चीजें कर रहा होता है, मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज ये होता है कि सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, वो उसको करने भी देती है या नहीं करने देती। ठीक है। अच्छा जी, यस सर। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, कोई, ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ। जो उन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की है कि ये वाला जो होता है, बेसिकली जो फेज होता है टॉयलेट ट्रेनिंग वाला, जो फ्राइड में भी हमने पढ़ा है। द मेजर क्राइसिस बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टिपिकली इन्वॉल्व्स टॉयलेट ट्रेनिंग। यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। अब यहाँ पर आपको समझ आती है कि अगर तो पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे को जो टॉयलेट ट्रेनिंग एक प्रॉपर तरीके से एक पॉजिटिव वे में कराते हैं, उस पर जबरदस्ती नहीं करते या अपनी मर्जी नहीं थोपते या उसको डांटते नहीं है, या डांटते हैं या डांटते नहीं है, वो दोनों उसी तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं उस पर। अच्छा, द चाइल्ड होल्ड ऑन एंड लेट गो ओनली एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड प्लेसेस। उसको ये सिखाया जाता है कि आपने कब टॉयलेट करना है, कब टॉयलेट नहीं करना, ये ठीक है। अब लेटिंग गो और होल्ड ऑन को अब यहां पर भी समझ सकते हैं। अब हम बच्चे को क्या सिखा रहे होते हैं, अगर फर्ज करें वो बिस्तर के ऊपर अपना टॉयलेट कर देता है, तो हम उसको डांट रहे होते हैं कि आइंदा यहां पर किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, आइंदा यहां पर नहीं करना, आइंदा जब करना है तो वॉशरूम में जाके करना है। अब ये मतलब चीजें जो होती हैं बच्चे पर असरअंदाज हो रही होती हैं। वो कहता है कि आप इसको अगर एक प्रॉपर वे में या पॉजिटिव वे में इस चीज को डील करेंगे तो बच्चे पर अच्छा असर होगा, अगर इसको नेगेटिवली या बहुत अग्रेसिवली डील करेंगे तो उसी तरह का असर होगा। पेरेंट्स में परमिट द चाइल्ड टू प्रोसीड विद टॉयलेट ट्रेनिंग एट हिज और हर ओन पेस और मे बिकम अनॉयड। वो कहते हैं कि अब ये जो मतलब कि बच्चा जब ये चीजें कर रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स वहां पर रोल प्ले कर सकते हैं, या तो वो बच्चे पर छोड़ दें कि जब मतलब ऐसा ऐसा उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे, ऐसा ऐसा उसको पता चल जाएगा कि ये टॉयलेट कब करना होता है, कहाँ करना होता है। ठीक है, या फिर हम उससे अनॉयड हो जाएं या हम उससे तंग आ जाएं और उसको डांटना शुरू कर दें। ये दो तरीके होते हैं। इन द लेटर केस पेरेंट्स में डिनाई द चाइल्ड फ्री विल। अगर वो कहते हैं अनॉय होंगे ना, उससे बच्चे से तंग आ जाएंगे, तो बच्चे की वो फ्री विल को क्या कर रहे हैं, डिनाई, वो उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाय फेसिंग द ट्रेनिंग, शोइंग इम्पेशंस,
एंड एंगर व्हेन द चाइल्ड डज नॉट बिहेव करेक्टली, वो फिर मतलब जब वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होगा तो वो गुस्सा भी करेंगे, डांटेंगे भी, मारेंगे भी, ठीक है। तो वो उसकी फ्री विल को खत्म कर रहे हैं। व्हेन पेरेंट्स डज frustrate their child's attempt to exercise independence, the child develops feeling of self doubt and sense of shame in dealing with others। वो कहते हैं कि जब आप बच्चे की ये जो फ्री विल होती है ना, उसको जब आप छीन लेते हैं उससे, तो बच्चे के अंदर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डाउट और सेंस ऑफ शेम आ जाती है दूसरों के साथ डील करने में। अब ये टॉयलेट ट्रेनिंग तो उसका एक पर्सनल मसला है ना, अब आपने इसको जिस तरह से डील किया उसी तरह के असरात हो रहे हैं उसकी लाइफ के ऊपर। ये बेसिकली हमें समझाना चाह रहा है। अगर तो आप कहते हैं कि उसको उसकी पेस पर चलने देंगे बच्चे को, अगर एक दफा उसने बिस्तर पर किया है तो उसको प्यार से मोहब्बत से समझाएं कि मतलब ऐसे अगर आपको टॉयलेट आए तो आपने हमें बताना है, ठीक है। अब मोहब्बत से समझाएंगे तो आहिस्ता 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 जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी या जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस होगी तो वो चीजों को समझ लेगा। लेकिन अगर हम उस पर अपनी मर्जी थोपेंगे, गुस्सा करेंगे, अनॉय होंगे, तो वो कहते हैं उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। वो फिर उसमें डेवलप हो जाते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट, और उसके साथ साथ सेंस ऑफ शेम जब वो दूसरों से डील कर रहा होगा। ऑल्दो द एनल रीजन इज द फोकस ऑफ द स्टेज, अगरचे वो एनल जो रीजन होता है वो फोकस होता है ऑफ द स्टेज बिकॉज ऑफ द टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस, यू कैन सी दैट एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज मोर साइको सोशल देन बायोलॉजिकल। वो कहता है कि बेसिकली अगरचे वो वाला एरिया होता है जो एनल एरिया होता है, लेकिन आप वो कहता है इसको सोशली भी देख सकते हैं, बायोलॉजिकली देखने के बजाय इस स्टेज पर जो असर हो रहा होता है बच्चे पर, इफेक्ट हो रहा होता है, वो सोशली भी हो रहा होता है, साइको सोशल भी। और यानी कि जब हम उसको बता रहे होते हैं उससे डील कर रहे हैं उसकी उस सिचुएशन को, तो वो एक सोशल ही बिहेवियर है ना, सोशल बिहेवियर ही है। तो वो कहता है साइको सोशल बिहेवियर भी हो रहा होता है बायोलॉजिकल के साथ साथ, ठीक है। दोनों चीजें यहां पर इन्वॉल्व होती हैं, सोसाइटी भी और बायोलॉजिकल भी। अच्छा, यहां पर जो स्ट्रेंथ क्रिएट होती है वो होती है विल की। द बेसिक स्ट्रेंथ दैट डिवेलप फ्रॉम ऑटोनॉमी इज विल। विल उसके अंदर ये क्या आप कह सकते हैं कि चीजों को करने की ख्वाहिश या ताकत पैदा होती है, विच इन्वॉल्व अ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को वो एक्सरसाइज कर सके, एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट इन द फेस ऑफ सोसाइटीज डिमांड, और सेल्फ रिस्ट्रेंट वो फील कर रहा होता है सोसाइटीज की डिमांड के सामने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज है, स्टेज 3 है। इसको दूसरा जो इसका नाम है लोकोमोटर जेनिटल स्टेज कहते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। दो नाम इसके, एक तो इस नाम से इसको जाना जाता है, दूसरा आपको जो आमतौर पर मिलता है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एज इसमें 3 से 6 साल होती है, क्राइसिस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, रिलेशनशिप फैमिली के साथ होता है, स्ट्रेंथ पर्पस डेवलप होती है, और की इवेंट जो होता है इंडिपेंडेंस, यहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंस को फील कर रहा होता है। अच्छा, द लोकोमोटर जेनिटल स्टेज विच अकर्स बिटवीन 3 to 5 years, कहीं पर आपको 6 ईयर मिलेगा, कहीं पर 5 ईयर मिलेगा, तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस बुक पर जैसा लिखा हो वैसे आप कर लें, ठीक है। इज अ सिमिलर टू फैलिक स्टेज इन द फ्राइड सिस्टम। अब ये फैलिक स्टेज जहां पर ऑडिपस कम्प्लेक्स उसने फील किया था, वही वाली स्टेज है ये सिगमंड फ्राइड की। मोटर एंड मेंटल एबिलिटीज आर कंटिन्यूइंग टू डेवलप एंड चिल्ड्रन आर कैन अकम्प्लिश मोर ऑन देयर ओन। अच्छा, अब ये जो स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं ना, इनको आपने मुझे बताना स्टार्ट में याद नहीं रहा कि आपने इसको एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी देखना है, एक स्टूडेंट के तौर पर भी देखना है, एक टीचर के तौर पर भी देखना है, एक आप कह सकते हैं फैमिली मेंबर के तौर पर भी देखना है। जिस डोमेन में भी आप इसको देखेंगे ना, आपको उसी डोमेन में ये हेल्पफुल नजर आएगी, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हमने चीजें अप्लाई करनी है सोसाइटी में, एज अ टीचर भी अप्लाई करनी है, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, और चीजों को समझना है हमने, पेशेंट्स को भी समझना होता है। तो ये वाली जो स्टेजेस है, ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेशेंट को समझना चाहते हैं या उनके बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो। अच्छा, वो मोटर एंड मेंटल एबिलिटीज आर कंटिन्यू टू डेवलप, यहाँ पर एबिलिटीज डेवलप हो रही होती है, एंड चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश मोर ऑन देयर ओन। यहाँ पर वो पहली स्टेज से भी ज्यादा खुद से करने की कोशिश करते हैं, अचीव करते हैं चीजों को। दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक इनिशिएटिव। यहाँ पर वहां पर तो मतलब वो खुद करने की कोशिश करते हैं ना चीजों को, यहाँ पर वो चीजों को इनिशिएट करते हैं, यहाँ पर चीजों का वो आगाज करते हैं, ठीक है। वहां पर क्या कर रहे होते हैं, पेरेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं या पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है बच्चा। यहां पर बच्चा वो डिपेंडेंसी से थोड़ा सा निकल आता है और खुद से इनिशिएट करता है चीजों को, ठीक है। अच्छा, ऑडिपल रिलेशनशिप, यहां पर वही वाले ऑडिपस कम्प्लेक्स वाला, वन इनिशिएटिव दैट मे डेवलप इन इज द फॉर्म ऑफ फैंटेसीज मैनिफेस्टेड इन द डिजायर टू पोजेस द पेरेंट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स एंड एस्टैब्लिश अ राइवलरी विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स। वही वाली के यहाँ पर वो फैंटेसीज में बात कर रहा होता है, यानी कि फैंटेसीज में जी रहा होता है, और वही वाली ऑपोजिट अपने पेरेंट के साथ राइवलरी
अपने जो सेम जेंडर के साथ राइवलरी और ओपोजिट के साथ वो अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। हाउ विल द पेरेंट्स रिएक्ट टू दीज सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज और फैंटेसीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट निकलता है, अगर आप ये पूछें कि हम अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे डील करें, अगर इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला आ जाए पेशेंट, तो ये है आपका उस क्वेश्चन का आंसर इस नीचे वाले पैरे में। If they punish the child and otherwise inhibit these displays of initiative, the child will develop persistent guilt feeling that will affect self-directed activities throughout the person's life। अगर कहते हैं कि हम उसको पनिशमेंट देते हैं, यानी कि पेरेंट्स पनिशमेंट देते हैं जब उसको वो राइवलरी फील करता है अपने सेम जेंडर के साथ, दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील करता है, तो अब उसको हमने डील करना है तरीके से, ये वाली फील वो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन हमने अगर उसको डील कर लिया एक पॉजिटिव वे में, तो वो उसको उसके लिए फायदामंद होगी। अगर हमने उसको नेगेटिवली डील किया, यानी कि उसको पनिशमेंट देना शुरू कर दी, उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और उसको मारना शुरू कर दिया या किसी और तरह से डांटना शुरू कर दिया, तो वो फिर क्या होगा, उसमें कौन सी फीलिंग क्रिएट होती है, विल डेवेलप परसिस्टेंट गिल्ट फीलिंग। उसमें वो उसको लगता है कि पता नहीं उसने क्या कर दिया है, इतना वो गिल्ट फील करना शुरू कर देगा, एहसास से गुनाह फील करना शुरू कर देगा। दैट विल अफेक्ट सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज। फिर वो इनिशिएटिव नहीं ले सकेगा लाइफ के अंदर, ठीक है, उसको लगेगा कि यार मैं शायद गलत कर दूंगा, ठीक है, थ्रू आउट द पर्सन लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी में वो फिर इनिशिएट नहीं कर सकेगा चीजों को, वो उसमें डिसीजन पावर, अब यहां से हम खुद चीजें निकाल सकते हैं ना। अब चूंकि वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज नहीं कर पाता, यानी कि इनिशिएट नहीं कर पाता, इट मींस कि वो कभी भी डिसीजन नहीं ले सकेगा, या उसकी जो डिसीजन पावर है उस पर इफेक्ट हो जाता है, इफ नेगेटिवली इंपैक्ट होगा उसकी जो डिसीजन पावर होगी, ठीक है। अब हम यहां से चीजें खुद भी निकाल सकते हैं कि अगर एक बंदा या एक क्लाइंट ऐसा है, पेशेंट है, वो आपको कहता है कि जी मेरी जो डिसीजन पावर बड़ी वीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यार अगर उसको, यानी डिसीजन पावर का मतलब इनिशिएट नहीं कर पा रहा ना, वो डिसीजन लेगा तो इनिशिएट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि यार ये ना फिर उसकी जो थर्ड स्टेज है ना एरिक्सन की, वहां पर अटका हुआ है ये बंदा वहीं पर अटका हुआ है, फ्राइड की जो है उसकी फेलिक स्टेज, और इसकी जो है हमारे पास थर्ड स्टेज है एरिक्सन की, उसमें अटका हुआ है। इट मींस कि उसका जो ऑडिपस कम्प्लेक्स वाला है ना, उसको अच्छे से डील नहीं किया गया, उसको प्रॉपर वे में पॉजिटिवली डील नहीं किया गया, इट मींस उसकी डिसीजन पावर अच्छी नहीं है। आप इससे चीजों को समझने में, मैं ये नहीं कहता कि उसने बोला मेरी डिसीजन पावर वीक है तो आप डायरेक्टली उसको डायग्नोज कर दें कि ये वाला इशू है। मैं कह रहा हूं कि आपको चीजों को समझने में आसानी हो सकती है, आपको एक अंदाजा हो सकता है शायद वहां पर अटका हो ये बंदा, बंदा या बंदी, ठीक है। तो हम इससे यहां से चीजें निकाल सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर हमने पकड़ना हो चीजों को। अच्छा, इन द ऑडिपल रिलेशनशिप द चाइल्ड इनविटेबली फेल्स बट इफ द पेरेंट्स गाइड दिस सिचुएशन। अब वो कहता है ऑडिपल जो रिलेशनशिप है ना, बच्चा उसमें फेल तो हो जाता है, यानी कि वो रिलेशनशिप उस तरह तो नहीं होता, बट इफ द पेरेंट्स गाइड दिस सिचुएशन विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग, वही वाली बात कि हम उसको कैसे डील करते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर डिसीजन कि हमने उसको कैसे बनाना है। देन द चाइल्ड विल अक्वायर एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड व्हाट इज नॉट। हम बच्चे को अपने पॉजिटिव बिहेवियर के साथ बता सकते हैं कि बेटा कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है। अब अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो जिसकी डिसीजन पावर मतलब कि अच्छी है, ठीक है, डिसीजन पावर अच्छी है और इनिशिएटिव लेना जानता है, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इट मींस कि उसकी ये वाली जो स्टेज है ना, उसको इस स्टेज पर ज्यादा इशू नहीं बना था, ठीक है, वो एक अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं पॉजिटिव वे में स्टेज से गुजर गया था, या उसको गुजारा गया, या वो खुद ही किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो गुजर गया, उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि वो गुजर गया। अच्छा, या फिर उसने शायद वो ऑडिपस कम्प्लेक्स फील ही ना किया हो, कुछ भी, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। The child initiative can be channeled toward realistic and socially sanctioned goals in preparation for the development of adult responsibility and morality। वो कहता है कि ये जो उसकी ये स्टेज पर वो उसकी जो होती है पावर या इनिशिएटिव लेने वाली जो ताकत है, उसको कहते हैं हम पॉजिटिव चीजों की तरफ चैनलाइज कर सकते हैं, रियलिस्टिक और सोशली सैंक्शनड गोल्स की जानब, यानी कि जो रियलिटी है उस तरफ मोड़ सकते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स या गोल्स की तरफ मोड़ सकते हैं। इन फ्राइडियन टर्म्स वी वुड कॉल दिस द सुपर ईगो। और वही वाली बात जो रियलिस्टिक वाली बात कर रहा है कि फ्राइड की फॉर्म में देखें तो हम सुपर ईगो की तरफ उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है, वो वाली चीज उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो पावर या स्ट्रेंथ होती है क्रिएट, वो होती है पर्पस। द बेसिक स्ट्रेंथ कॉल्ड पर्पस अराइजेस फ्रॉम इनिशिएटिव। पर्पस इन्वॉल्व्स द करेज टू इनविजन एंड परस्यू गोल्स।
अब यहाँ पर चूंकि इनिशिएटिव वाली उसके अंदर चीज होती है, स्टेज होती है, अगर वो पॉजिटिवली आगे बढ़ता है तो उसमें पर्पस क्रिएट हो जाता है। पर्पस जो आपको क्या करता है, गोल्स बनाने में और उनको चीजों को इनिशिएट करने में, उनको अचीव करने में हेल्प कर रही होती है, अगर आप में पर्पस वाली स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, स्टेज 4 है हमारे पास। इसको लिटेंसी स्टेज बोला जाता है, इंडस्ट्रियसनेस या वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज भी बोला जाता है। एज होती है 6 to 12 ईयर्स। क्राइसिस, इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी, रिलेशनशिप नेबर्स एंड स्कूल के साथ होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा सोशल हो जाता है, हम उसको स्कूल भी भेजना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेंथ कंपिटेंस होती है, की इवेंट जो होता है, यानी कि स्कूल लाइफ या सोशल लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, मैंने स्कूल लाइफ यहाँ पर लिख दिया है, तो यहां पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सोशल लाइफ, तो भी उसको सही माना जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि चीजों की डेप्थ को पकड़ लें, एक्चुअल उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो आप फिर किसी भी एंगल से आपको पूछा जाएगा, आप आंसर कर सकते हो। स्कूल लाइफ का क्या मतलब होता है, बच्चा सोशली हो जाता है ना वहां पर। तो मतलब किसी भी ये नहीं है कि अगर मैंने स्कूल लिख दिए कहीं और पर, कहीं और जाके आप पढ़ लो सोशल, यहाँ पर यानी कि इवेंट होता है, सोशली बच्चा सोशल हो जाता है बच्चा, तो आप कहेंगे सर लतीफ ने तो हमें गलत पढ़ा दिया है। मतलब कि उसके की कंसेप्ट को समझ लें, तो वो आपको फिर चीजों को समझने में या आंसर करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, एरिक्सन लेटेंसी स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट विच अकर्स फ्रॉम, ये वही वाली एज। अब यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर 12 लिखा है, तो कहीं पर 12 मिलेगा कहीं पर 11 मिलेगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, द चाइल्ड बिगिन स्कूल एंड इज एक्सपोज टू न्यू सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पर वही वाली बात कर रहा है, यहाँ सोशल वाली जो मैंने अभी बात आपको की है, स्कूल की बात भी कर दी उसने और सोशल की बात भी कर दी, तो दोनों ठीक है। आइडियली बोथ एट होम एंड एट स्कूल द चाइल्ड लर्न्स गुड वर्क एंड स्टडी हैबिट्स, मतलब वो स्टडी की तरफ आ जाता है, अच्छी हैबिट्स की तरफ आ जाता है, लर्निंग की तरफ आ जाता है, विच एरिक्सन रेफर टू एज द इंडस्ट्रियसनेस। अब इस चीज को उसने क्या बोला है, इंडस्ट्रियसनेस, कि यहाँ पर उसकी लर्निंग हो रही है, बच्चा सोशल हो रहा है, प्राइमरली एज अ मींस ऑफ गेटिंग प्रेज एंड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ टास्क। अब यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, इस पर्सपेक्टिव से भी, इस एंगल से भी इसको समझना है अपने, कि कौन सी स्टेज है जिस पर बच्चा प्रेज या सेटिस्फेक्शन ले रहा होता है या वो डिमांड कर रहा होता है, तो हम उसको बोलेंगे जी 4th स्टेज है, जिसका नाम लिटेंसी स्टेज है या इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी है। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अब ये भी क्या पूछा जा सकता है कि किसके अंदर वो अच्छा वर्क करता है, लर्न करता है, हैबिट्स डेवलप करता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेवलपिंग न्यू स्किल्स, द चाइल्ड्स ग्रोइंग पावर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एबिलिटी टू प्ले बाय रूल्स लीड टू द डेलिब्रेट रिफाइनमेंट ऑफ द स्किल्स डिस्प्लेड इन द बिल्डिंग थिंग्स। अब यहाँ पर चीजों को डेवलप करना सीखता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखता है। Here Erickson's ideas reflected the sex stereotypes। ये बात इंटरेस्टिंग की थी एरिक्सन ने, मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप बात उसने की थी। उसने क्या बोला था, इन विच ही प्रपोज्ड, उस वक्त जो जेंडर स्टीरियोटाइप थे उस पीरियड में जब इसने थ्योरी दी थी, तो इसने क्या बोला था, ही प्रपोज्ड दिस थ्योरी इन हिज व्यू बॉयज विल बिल्ड ट्री। अब यहाँ पर देखिएगा, वो कहता है कि इस एज के अंदर बॉयज आपको क्या करते नजर आएंगे, बॉयज विल बिल्ड ट्री हाउसेज, मॉडल एयरप्लेन्स वेयर एज गर्ल्स विल कुक एंड सीव। उसने ऊपर बोला था ना कि वो चीजों को बिल्ड करने में अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, अपनी जो आप कह सकते हैं एनर्जी को लगा रहा होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसने बोला एरिक्सन ने कि जो आपको बॉयज है ना, वो इस तरह की चीजें बनाती नजर आएंगे, वो ट्री बना रहे होंगे, हाउसेस बना रहे होंगे, जैसे आपने देखा अक्सर बच्चे मट्टी से खेल रहे होते हैं तो वो घर बनाना शुरू कर देते हैं, एरोप्लेन जहाज बनाना शुरू कर, यानी कि इस तरह के डिफरेंट चीजों को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। जबकि गर्ल्स की एक्टिविटीज क्या होती हैं, गर्ल्स की हॉबीज क्या बन जाती हैं, जो खाना पकाना शुरू कर देती हैं, या वो चीजों को सीना, वो जो सीव सिलाई कढ़ाई जिसको कहते हैं, वो करना शुरू करते हैं, वो उनकी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ये उसका कहना था, उसका हमारे जो क्या है एरिक्सन का कहना था। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में गर्ल्स ये एक्टिविटी करती हैं, बॉयज ये एक्टिविटीज करती हैं। Whatever the activities associated with stage, however, the children are making serious attempts to complete a task। कोई भी एक्टिविटीज हो, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बड़े एक्साइटेड होते हैं या सीरियस होते हैं चीजों को करने में। बाय अप्लाइंग कंसंट्रेटेड अटेंशन डिलीजेंस परसिस्टेंट, यहाँ पर बच्चे की जो अटेंशन लेवल बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पर बच्चे से आप कुछ भी करवा सकते हो।
ठीक है। अब ये चीज यहां तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने इसको निकाला है कि क्योंकि यहाँ पर बच्चे तवज्जो से चीजें कर रहे होते हैं, अटेंशन दे पाते हैं, तो इसलिए ये एक लर्निंग का अच्छा फेज हो सकता है, यहाँ पर चीजों अच्छे से करवाई जाए। इन एरिक्सन वर्ड्स, द बेसिक स्किल्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर डेवलप्ड एज द चाइल्ड बिकम्स रेडी टू हैंडल द यूटेंसिल्स, द टूल्स एंड द वेपन्स यूज्ड बाय द बिग पीपल। यहाँ पर चीजों को, इंस्ट्रूमेंट्स को वो क्या है, हैंडल करना या लर्न करना अच्छे से सीख लेते हैं अगर हम सिखाना चाहें। द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स लार्जली डिटरमिन हाउ वेल चिल्ड्रन परसीव देमसेल्व्स टू बी डेवलपिंग एंड यूजिंग देयर स्किल्स। मतलब कि हम बिहेवियर से देख सकते हैं, पेरेंट जो टीचर्स और बिहेवियर के होंगे ना, वही कहते हैं कि डिटरमिन करता है हाउ वेल चिल्ड्रन परसीव देमसेल्व्स टू बी डेवलपिंग एंड यूजिंग न्यू स्किल्स। अब ये देखें ना, वही वाली बात कि पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे कि किस तरह से वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, या तो डेवलप कर लेंगे या नहीं डेवलप करेंगे। अगर टीचर्स और पेरेंट्स अच्छे से उनको डील कर लेते हैं तो देन दे विल डेवलप डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इन देयर पर्सनैलिटीज। इफ द चिल्ड्रन आर स्कोल्डेड, अब यहां पर अगली जो नेगेटिव चीज है, अगर पेरेंट्स या चिल्ड्रन आर स्कोल्डेड, रेडिक्यूल्ड, रिजेक्टेड, अगर उनको रिजेक्ट किया जाए, उनको डांटा जाए, उनको साइड लग किया जाए या उनको इंपॉर्टेंस ना दी जाए, दे आर लाइकली टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी। अगर उनको ये चीजें की जाएंगी तो इन्फीरियरिटी की तरफ चले जाएंगे। प्रेज एंड री फोर्स फोस्टर फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इनकरेज कंटिन्यूड स्ट्राइविंग। अब अगर कहते हैं कि उसको हम प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, तो ये चीजें उसमें कॉम्पिटेंस और इंकरेजमेंट पैदा करेंगी डिफरेंट चीजों को करने में, यानी कि कोशिश करने में, स्ट्राइव करने में हेल्प कर रही होती है अगर हम उसको प्रेज करेंगे। अब अगर यहाँ पर यहीं पर यही वो स्टेज है जिस पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को या तो बना लें या बिगाड़ लें। अगर हम उसकी गलती पर उसको थोड़ा सा तरीके से समझाएंगे तो बच्चा बदल जाएगा, चीज ठीक कर लेगा। लेकिन अगर हम उस पर उसको बहुत ज्यादा डांटेंगे, उसको उस पर हसद करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, तो बच्चा फिर नेगेटिवली बढ़ता चला जाता है आगे और उसकी प्रॉब्लम होती है। जो स्ट्रेंथ होती है, द बेसिक स्ट्रेंथ दैट इमर्जेस फ्रॉम इंडस्ट्रियसनेस ड्यूरिंग द लेटेंसी स्टेज इज द कंपिटेंस। इट इन्वॉल्व्स द एक्सर्शन ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस इन परस्यूइंग एंड कंप्लीटिंग द टास्क। ये चीज जो कंपिटेंस वाली, ये क्या करती है, बेसिकली रोल प्ले क्या करती है, स्किल एंड इंटेलिजेंस को हेल्प मतलब के ग्रूम करने में हेल्प करती है, जो फिर आपको आगे किस काम आएगी, परसू करने में और कंप्लीट करने में, डिफरेंट टास्क, डिफरेंट गोल्स, ठीक है, जो आपने डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होती है उसमें हेल्प कर रही होती है आगे, अगर ये कंपिटेंस अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए बच्चे के अंदर। ठीक है जी। अब ये 4 स्टेजेस हैं, इन 4 स्टेजेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे पहले। No, sir, कोई question नहीं है। Okay, the final 4 developmental stages, the outcome of the crisis at each of the first 4 childhood stages depends on other people। अब यहाँ पर देखे इंटरेस्टिंग बात है, जो पहली 4 स्टेजेस हैं वो कहता है कि ये वो स्टेजेस हैं जो बच्चे पर डिपेंड नहीं कर रही होती, दूसरों पर डिपेंड कर रही होती हैं, यानी कि दूसरों का बड़ा रोल होता है यहाँ पर। द रेजोल्यूशन इज अ फंक्शन मोर ऑफ व्हाट इज डन टू चिल्ड्रन देन ऑफ व्हाट दे कैन डू फॉर देमसेल्व्स। वो कहते हैं जो रेजोल्यूशन होती है ना क्राइसिस की या कॉन्फ्लिक्ट की, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमने बच्चों को कैसे डील किया है। ठीक है, व्हाट इज डन टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रों के साथ हमने क्या किया है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि हमने रिएक्ट कैसे किया है किसके मुकाबले, देन ऑफ व्हाट दे कैन डू फॉर। ये चीज वो कहते हैं बच्चे क्या करते हैं इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस पर ज्यादा डिपेंड करती है कि हम बच्चों के साथ कैसे करते हैं। ऑल्दो चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग independence from birth to age 11, their development remains mostly under the influence of parents, teachers, who are typically the most significant people in their lives at that time। 11 साल तक जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है पेरेंट्स, यानी कि सोसाइटी पर, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जितने भी हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद इन द लास्ट 4 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वी हैव इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर आवर एनवायरनमेंट। 4 स्टेजेस के बाद, यानी कि 12 साल के बाद फिर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, हम इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। वी कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली चूज आवर फ्रेंड्स, कॉलेज, करियर, स्पाउसेस एंड लेजर एक्टिविटीज। ये तमाम चीजें हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे होते हैं, या हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम चूज कर सकें। However, these deliberate choices are obviously affected by the personality characteristics that have developed during the stages of the फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है
कहता है कि वो तो ठीक है कि अगली 4 स्टेजेस में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कहता है कि वो अगली 4 स्टेजेस में हमने जो चॉइसेस, 5वीं स्टेज में जाके हमने जो चॉइस करनी होती है, वो भी कहता है कि इन्फ्लुएंस होगी हमारी पहली 4 स्टेजेस से, कि वहां पर पहली 4 स्टेजेस में हमारी जो है डेवलपमेंट कैसे हुई है, हमारी ग्रूमिंग कैसे हुई है, वो इफेक्ट करेगी हमारी अगली स्टेजेस को भी। इट मींस कि हमारी पहली स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमें ये पेरेंट्स को, टीचर्स को समझना होगा, समझाना होगा कि भाई अगर आप एक नॉर्मल बच्चा या एक अच्छा बच्चा सोसाइटी के अंदर बनाना चाहते हैं किसी को, तो आपको चीजों का ख्याल रखना होगा। Whether our ego at that point shows primarily trust, autonomy, initiative and industriousness और mistrust, या तो ये तमाम पॉजिटिव चीजें डेवलप होंगी, ठीक है, इन 4 स्टेजेस में, या फिर ये अगले जो है हमारी जो नेगेटिव चीजें हैं, यानी कि मिसट्रस्ट हो गया, डाउट हो गया, गिल्ट, इंफीरियोरिटी, विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स, जो हमारी अगली लाइफ को जिन्होंने डिटरमिन करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पहली और आखिरी 4 स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, मैंने ये बताना जरूरी था कि पहली स्टेजेस कितनी इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड कर रही होती है टोटली ज्यादातर दूसरों पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरों का ज्यादा मिल दखल होता है कि वो हमें कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनेंगे हम, और अगली 4 स्टेजेस में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं पहली स्टेजेस से। सर, अगर पहली 4 जो स्टेजेस हैं इनमें से कोई क्राइसिस रह जाए तो वो अगली स्टेजेस पे हम किस तरह तरह से उस पर इफेक्ट ना पड़े, जो अगली 4 स्टेजेस है इन पर तो इफेक्ट ना पड़े उन स्टेजेस का। ये जो अगर क्राइसिस रह जाता है ना, तो वो उसकी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, लेकिन वो जो क्राइसिस के आपको आप कह सकते हैं ना कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो उसके बिहेवियर में जब वो बड़ा हो जाएगा तो नजर आ रहे होंगे, फ्यूचर में वो उसके नजर आ रहे होंगे। तो हमें, अगर आपको लगता है कि किसी स्टेज पर क्राइसिस आया है, तो उस क्राइसिस को खत्म करें। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या करें कि उसकी अगली स्टेजेस मुतासर ना हो, तो फिर क्या होगा, आप उसको, उसकी काउंसलिंग करेंगे। आप देखेंगे कि वहां पर, जैसे मैंने वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात की थी ना, कि उस कॉम्प्लेक्स को अगर आकर आपने डील करना है तो प्यार से तरीके से बच्चे को समझाएं, मिच्योरली समझाएं कि बेटा कौन सी चीजें ठीक होती हैं, कौन सी ठीक नहीं होती, किस तरह से आपने सोसाइटी में चलना है, किस तरह से नहीं चलना। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से प्यार से उसको समझाएंगे तो वो डेवलप ही नहीं होगा। अगर डेवलप हो गया है, तो दोबारा से आपको वही वाला अपना क्या करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। आप पेरेंट्स को बोलेंगे, आप टीचर्स को बोलेंगे, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी वही वाला रोल प्ले करेंगे। ठीक है, जो उस स्टेज में करना चाहिए था, तो इस तरह से फिर आप अगले स्टेजेस में उसको बचा सकते हो। ठीक है। होते होते हाँ जी। जिस तरह का भी क्राइसिस वहां पर उसमें डेवलप हो गया, कि स्टेज पर भी डेवलप हुआ है, आपने उसी तरह से उसको मतलब कि रिजॉल्व कराना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टेज 5 है, एडोलेसेंस की स्टेज आ जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बोला जाता है इसको। 12 से 18 साल की बात हो रही है, क्राइसिस। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है, रिलेशनशिप पीयर रोल मॉडल के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप यानी कि बनता है या वो बनाता है। स्ट्रेंथ, फिडेलिटी। उसके बाद की इवेंट, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स, यहाँ पर भी अब यहाँ से बच्चा सोशली होना शुरू हो जाता है टोटली। ठीक है, यानी कि पिछली स्टेज से शुरू हो जाता है वो। अच्छा, उसके बाद adolescence between age 12 and 18 is the stage at which we must meet and resolve the crisis of our basic ego identity. दिस इज इवन इवन we, यहाँ पर ईगो आइडेंटिटी वाली बात आती है कि यहाँ पर हमने अपनी ईगो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज व्हेन वी फॉर्म आवर सेल्फ इमेज, द इंटीग्रेशन ऑफ आवर आइडियाज अबाउट आवर सेल्फ एंड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस। यहाँ पर हम अपनी सेल्फ इमेज की बात कर रहे होते हैं, सेल्फ इमेज पर काम कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, या डेवलप होनी होती है इस स्टेज के अंदर। इफ दिस प्रोसेस इज रिजॉल्व सेटिस्फैक्टरली, अगर सेटिस्फैक्टरली होता है या पॉजिटिव वे में होता है, द रिजल्ट इज अ कंसिस्टेंट एंड कॉन्ग्रुएंट पिक्चर। एक मतलब कि एक अच्छी पिक्चर बन जाती है, या एक आप कह सकते हैं परमानेंट पिक्चर बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। शेपिंग आवर आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टिंग इट आर डिफिकल्ट टास्क। इसको बनाना और एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऑफन फील्ड विद एंग्जाइटी, अक्सर इसमें एंग्जाइटी हमें फील कर मतलब एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। अडोलेसेंट्स एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स एंड आइडियोलॉजीज, वही वाली बात जो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि एक्सपेरिमेंट सबसे बेहतरीन टेक्निक है किसी भी काम को समझने की या सीखने की। तो यहाँ पर जो है बच्चा भी क्या कर रहा होता है, डिफरेंट रोल्स और आइडियोलॉजीज को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है या परफॉर्म कर रहा होता है। ट्राइंग टू डिटरमिन द मोस्ट कंपेटिबल फिट, अपनी आइडेंटिटी को तलाश करने के लिए। ठीक है, कि उस कौन सी आइडेंटिटी उसको फिट आती है।
या बेसिकली वो है कौन। अब ये देखिए कुदरत का निजाम है, वो चीजों को यहां पर करने शुरू कर देता है। एरिक्सन सजेस्टेड दैट adolescence was a break between childhood and adulthood। अब एरिक्सन का कहना था कि ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के दरमियान में एक ब्रेक होता है, एक गैप होता है, जहां पर क्या करना होता है उसने, अ नेसेसरी साइकोलॉजिकल मोराटोरियम to give the person time and energy to play different roles and lives with different self images। कि यहां पर वो डिफरेंट रोल्स प्ले करके एक्सपेरिमेंट करके अपनी सेल्फ इमेज को बना सके, डिफरेंट तरीकों से आप कह सकते हैं कि वो पहचानने की कोशिश करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ईगो आइडेंटिटी क्या होता है? द सेल्फ इमेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट इंटीग्रेट्स आवर आइडियाज ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली वही वाली बात जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली हम बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, होलनेस की बात कर रहे हैं, वही वाली वाली बात कि आप खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हो, खुद को समझने की कोशिश करते हो। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? पीपल हु इमर्ज फ्रॉम दिस स्टेज विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी आर इक्विप्ड टू फेस अडल्टहुड एंड सर्टेन कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हो, आइडेंटिटी बना लेते हो, तो फिर आप आगे वाले जो क्राइसिस उनको अच्छे से डील कर लेते हो। दोज हु फेल टू अचीव कोहेसिव आइडेंटिटी, वो जो फेल हो जाते हैं इस चीज में, who experience what Erickson called an identity crisis, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। will exhibit a confusion of roles। फिर यहाँ पर उसको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं बेसिकली मैं किधर जाऊं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कभी वो कुछ कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा। और कई आपको बड़े बड़े सीनियर लोग इस चीज में उलझे हुए नजर आते हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनको किसी एक फील्ड में मजा ही नहीं आ रहा होता, किसी एक काम में मजा ही नहीं आ रहा होता, या वो टिक के कर ही नहीं पा रहे होते। दे डू नॉट नो हु आर वट दे आर, वेयर दे बिलोंग और वेयर दे वांट टू गो, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें जनरलाइज हो जाएंगी कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कहाँ क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, क्या करें, किस तरफ जाएं, डायरेक्शन नहीं पता होती उनको, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। मैंने अपने आसपास, चूंकि हमने तो इन चीजों को समझ लिया ना एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम मैं अपने आसपास बहुत से लोगों को देखता हूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। एक हमारे टीचर ही हैं, हमारे टीचर हैं, वो कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। लिटरली मैं ये फील करता हूँ, मैं देखता हूँ उनको, हमारे सामने उन्होंने बहुत से काम किए हैं, अभी भी वो कभी कुछ करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो अब मतलब मैं समझाऊं कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, वो समझ नहीं पाए बेसिकली अपने आप को। एक और हमारा इधर इलाके में रहता है लड़का। अब वो बेसिकली बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि उसने अपना सैलून बना रखा था, ठीक है। अपने घर के अंदर सैलून बना, यानी कि उसके घर के अंदर का मतलब है कि उसकी अपनी जगह थी, अपनी उसने बिल्डिंग बनाई, अपनी शॉप बनाई, उसके अंदर बनाया उसने, मतलब कि बहुत अच्छा सैलून बना लिया। अब उसको पता क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस का वो शिकार है बंदा। अब एक तो होता है ना कि रेंट का इशू है, बिल का इशू है और जगह का इशू है, तो वो मतलब बंदा वो काम छोड़ के दूसरा कर लेता है। अब वो पता क्या करता है, कभी वो सैलून का करने लग जाता है, कभी वो मतलब के कह देते हैं, कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है, कभी वो अपनी शॉप के आगे कुछ लगा के बैठ जाता है, कभी वो बाइक पे कुछ चीजें सेल करने निकल पड़ता है। तो मतलब उसको भी नहीं पता कि वो, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। इसलिए मैं कहता हूं कि काम असल चीज नहीं है, सेटल हो जाना असल चीज नहीं है, असल चीज सेटिस्फेक्शन है। वो आपको एक छोटी सी मामूली टीचर की जॉब में भी मिल सकता है, वो आपको मामूली सी क्लर्क की जॉब में भी मिल सकता है, लेकिन वो आपको हो सकता है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जॉब में ना मिले। तो असल चीज सेटिस्फेक्शन है, जिसकी ये भी बात कर रहा है। दे में विदड्रॉ फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस। अब वो देखो, इसे विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एरिक्सन डिड फॉर अ टाइम और सीक, ऐसा कहता है कि उसके साथ भी हुआ था, एरिक्सन के साथ भी हुआ था, उसने क्राइम भी किया, ड्रग्स की तरफ भी चला गया। इवन अ नेगेटिव आइडेंटिटी एज सोसाइटी डिफाइंस इट, दे में विदड्रॉ फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस। वो अपनी नॉर्मल लाइफ से हट सकते हैं, ठीक है, अगर आइडेंटिटी उनकी डेवलप नहीं होती, ठीक है। एज एरिक्सन डिड फॉर अ टाइम, जैसे कि एरिक्सन ने भी किया था, एरिक्सन के साथ भी ये चीज हुई थी कि इवन अ नेगेटिव आइडेंटिटी एज सोसाइटी डिफाइंस इट, जैसे कि सोसाइटी डिफाइन करती है नेगेटिव आइडेंटिटी को या नेगेटिव काम को, इज प्रेफरेबल टू नो आइडेंटिटी एट ऑल। वो कहता है कि जो आपकी नेगेटिव आइडेंटिटी है ना, ये कहता है कि ये बेहतर है कोई आइडेंटिटी ना होने से। जो नेगेटिव आइडेंटिटी है वो कहता है कि ये बेहतर है वो आइडेंटिटी ना होने से, ठीक है जी। इस चीज को समझिएगा, ये दो एस्पेक्ट, दो एंगल्स में बात जा रही थी, लेकिन असल जो बात है जो मैंने भी बताई कि इवन अ नेगेटिव आइडेंटिटी एज सोसाइटी डिफाइन इट इज प्रेफरेबल टू नो आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी ना होने से नेगेटिव आइडेंटिटी होना बेहतर है। ऑल्दो इट इज नॉट एज सेटिस्फैक्टरी एज अ पॉजिटिव आइडेंटिटी, अगरचे
ये पॉजिटिव आइडेंटिटी की तरह मतलब कि अच्छी तो नहीं है, पॉजिटिव आइडेंटिटी की तरह अच्छी तो नहीं है ये। इवन एरिक्सन नोटेड द स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ पीयर ग्रुप्स ऑन द, अब यहां पर एरिक्सन एक और बात कह रहा है कि उसने नोट किया कि जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं ना, ये हमारी ईगो आइडेंटिटी पर बहुत रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारी जो कंपनी होती है, ठीक है, उस पर ये बहुत अपना रोल प्ले कर रही होती है, इम्पैक्ट हो रहा होता है पीयर्स का हमारी ईगो आइडेंटिटी में, हमारी आइडेंटिटी डेवलप होने में, ठीक है। ही नोटेड दैट एक्सेसिव एसोसिएशन विद फिनेटिकल ग्रुप्स आर कल्ट्स आर obsessive identification with icons of popular cultures could restrict the developing ego। अगर आप वो कहता है कि ये डिफरेंट चीज लोगों के साथ अगर आप अपनी ऑब्सेसिवली आइडेंटिफिकेशन बनाना शुरू कर देंगे या ऑब्सेसिवली उनके साथ अटैच हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, तो ये आपको क्या कर सकता है, कुड रिस्ट्रिक्ट द डेवलपिंग ईगो, आपकी ईगो को डेवलप होने से रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब इसमें आपकी जो डेवलप होती है स्ट्रेंथ, वो होती है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ दैट शुड डेवलप ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज फिडेलिटी व्हिच इमर्जेस फ्रॉम अ कोहेसिव ईगो आइडेंटिटी। जब को ईगो आइडेंटिटी आपकी डेवलप हो जाती है उस वक्त ये डेवलप होती है। फिडेलिटी क्या होता है? इनकम्पासेस सिंसियरिटी, genuineness and a sense of duty in our relationships with other people। ये बेसिकली क्या होता है? इसमें सिंसेरिटी होती है बंदे में क्रिएट, जेन्युइननेस, इसके साथ साथ सेंस ऑफ ड्यूटी इन आवर रिलेशनशिप्स, हम अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप करना, इसके साथ साथ उनको निभाना भी इसके अंदर सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी आइडेंटिटी कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये थोड़ी सी इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है। ये हमने इसके बायोग्राफी के अंदर भी पढ़ा था कि इसने कब ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला कहां से निकाला था इसने, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दिस फिनोमेना व्हिच एरिक्सन इनिशियली कॉल्ड आइडेंटिटी कंफ्यूजन, स्टार्ट में इसने इसको आइडेंटिटी कंफ्यूजन बोला था, was similar to the condition he had observed among emotionally disturbed veterans after World War II। वर्ल्ड वार टू के बाद जो लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया था जंग के अंदर, उनके अंदर उसने ये चीजें ऑब्जर्व की थी, आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाली, ठीक है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट था ये। एरिक्सन सजेस्टेड दैट दोज मेन वर नॉट सफरिंग फ्रॉम रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स but rather from confusion brought about by traumatic war experiences and by being temporarily uprooted from their culture। वो कहते हैं कि वो जो लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट से नहीं थे, मतलब उनको सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि वो उन्होंने ट्रॉमेटिक वार एक्सपीरियंस किया था। क्या किया था? एक्सपीरियंस किया था, जो वार एक्सपीरियंस था ना, या ट्रॉमा था वार का, वो एक्सपीरियंस किया था, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाली। ही हैड डिस्क्राइब्ड द वेटरन्स सिचुएशन एज अ कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी अबाउट होम एंड व्हाट दे वर, कि वो कौन है बेसिकली, मतलब कि अब उनको आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो गया था अपने बारे में लेके और अपने सर्कमस्टांसेस को लेके, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसने वहां से निकाला था बेसिकली, जो एरिक्सन है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाला। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? इसको कंप्लीट कर लें फिर या कल करें? इनफ है या अब सारा कर दें? बताएं जल्दी से। सर उतार लें सारा। हाँ जी, सर कंप्लीट कर लेते हैं ना। चलें ठीक है, फिर शायद 10 मिनट ज्यादा हो जाए। अच्छा, स्टेज 6 है हमारे पास, यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। दो इसके नाम है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 to 35 ईयर्स, यहाँ पर भी एज का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, किसी दूसरी बुक्स में याद रखिएगा। क्राइसिस इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ, जो स्ट्रेंथ है लव वाली क्रिएट होती है। की इवेंट क्या होगा? रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर बच्चा चूंकि मेच्योर हो जाता है और यहाँ पर शादी भी करता है, करियर भी बनाता है, सारा कुछ करता है, तो वो उसी हिसाब से इसके सारी चीजें होंगी। एरिक्सन कंसीडर्ड यंग अडल्टहुड टू बी अ लॉन्गर स्टेज देन द प्रीवियस वंस। अब ये वाला जो है ड्यूरेशन जो है ये ज्यादा है बाकी स्टेजेस से ना, ये ज्यादा है 18 से 35 साल तक, बाकी कोई भी इतनी लंबी स्टेज नहीं थी पीछे वाली जो हमने पढ़ी है। Extending from the end of adolescence to about the 35 age, during this period we establish our independence from our parents, parental institutions such as college begin to function more autonomously as mature responsible। यानी कि हम अपनी तौर पर चीजों को मजीद अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वी अंडरटेकन सम, यानी कि तालीम भी हासिल कर लेते हैं, कॉलेज वगैरह से भी फारिग हो जाते हैं,
और अपना काम करना भी स्टार्ट। वी अंडरटेकन सम फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव वर्क एंड एस्टेब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप्स, टिपिकली क्लोज फ्रेंडशिप्स एंड सेक्सुअल यूनियंस। यहाँ पर शादी की बात भी हो रही है, यानी कि शादी वगैरह भी करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं हम, इसके साथ साथ फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट करते हैं। Caring and commitment in Erickson's view, intimacy was not restricted to sexual relationship। वो कहता है intimacy का मतलब सिर्फ sexual relationship नहीं है, but also encompass feelings of caring and commitment। इसमें इसका मतलब केयर और कमिटमेंट भी होता है। These emotions could be displayed openly without resorting the self protective or defensive mechanism। ये वाले जो कहते हैं दोनों इमोशंस है ना, इनको हम मतलब कि ओपनली इजहार कर सकते हैं, इनका केयर वाला और कमिटमेंट वाला, ठीक है। एंड विदाउट फियर ऑफ लूजिंग आवर सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, इसमें हमें आइडेंटिटी का भी कोई इशू नहीं होता, यानी कि हमारी आइडेंटिटी को भी कोई थ्रेट नहीं होता। वी कैन मर्ज आवर आइडेंटिटी विद समवन एल्स विदाउट सबमर्जिंग और लूजिंग इट इन द प्रोसेस। वही वाली बात है कि हम यहाँ पर किसी दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर, जैसे कि शादी करना, किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं ना। पीपल हु आर अनेबल टू एस्टैब्लिश सच इंटीमेसीज इन यंग अडल्टहुड विल डेवलप फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जो लोग ये रिलेशनशिप नहीं बना पाते वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। They avoid social contacts, reject other people and may even become aggressive toward them। ये वाली चीजें उनमें नेगेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स ये पैदा हो जाती हैं उनमें, ठीक है। They prefer to be alone because they fear intimacy as threat to their ego identity। वो दूसरों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि ये उनकी ईगो आइडेंटिटी को थ्रेट है, उनको लगता है। तो अगर कोई बंदा सोशल नहीं है, दूसरों से मिलने में उसको प्रॉब्लम होती है, या वो क्या कहते हैं एंग्जाइटी का शिकार है, तो हो सकता है इस स्टेज के अंदर फंसा हुआ वो। लव वाला जो एलिमेंट वो पैदा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इसमें लव पैदा होती है। लव का आपको पता ही है कि ये बेसिकली ग्रेटेस्ट, वो कह रहा है कि ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चुअज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है ये। ही डिस्क्राइब इट एज अ म्यूचुअल डिवोशन इन अ शेयर्ड आइडेंटिटी वाली बात कि हम किसी के साथ यहाँ पर क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं। स्टेज 7 है अडल्टहुड, इसको जनरेटिविटी स्टैग्नेशन की स्टेज भी बोला जाता है। 35 टू 55 ईयर्स तक चलती है। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन होता है, क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप, हाउस होल्ड या वर्कमेट्स के साथ रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेंथ केयर डेवलप होती है और पेरेंटिंग यहाँ पर बंदा करना शुरू करता है। जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसर्न फॉर केयरिंग, स्टैब्लिशिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, पर्सन ट्राई टू बी अ टीचर और मेंटर। यहाँ पर वो मेंटर का काम करता है, गाइड करने का काम करता है दूसरी जनरेशन को, अगर वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। स्टैग्नेशन अगर पॉजिटिवली आगे ना बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे, क्राइसिस का शिकार रहे। स्टैग्नेशन रेफर्स टू द फेलियर टू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट, फेलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद अदर्स, यानी कि वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरों को गाइड नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जात तक ही महदूद रहता है, एक लिमिटेड सर्कल में रहता है, ठीक है। कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस वक्त भी वो बड़े एक्टिव होते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। या तो वो कोई फाउंडेशन बना लेते हैं, या तो फिर वो डिफरेंट इदारों के अंदर जाके गाइड कर रहे होते हैं, या तो फिर वो कहीं पर एज अ एडवाइजर लग जाते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनको जिनका क्राइसिस नहीं हुआ होता, वो रिजॉल्व किया होता उन्होंने। लेकिन जो बहुत सारे लोग, बेशुमार बुजुर्ग आपको ऐसे मिलते हैं जो मतलब कि घर तक के महदूद हो जाते हैं, आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता, वो मतलब कि डिसीजन भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं ले पाते, या उनको लेना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो पंचायत वगैरह या दूसरों के मामलात को डील करना भी वो नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो वाले इश्यूज होते हैं इनके। Adulthood approximately 35 to 45 is the stage of maturity in which we need to be actively involved in teaching and guiding the next generation। ठीक है, अगर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो ये वाली चीजें हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए लाजमी। दिस नीड एक्सटेंड्स बियॉन्ड आवर इमीडिएट फैमिली। वो कहते हैं कि ये वाली जो नीड्स होती है ना, ये हमारी फैमिली से बाहर निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर ये सिर्फ यही वाली बात नहीं कि आप सिर्फ अपनी फैमिली तक ही महदूद हैं, अपनी फैमिली को गाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप फैमिली से भी बाहर निकल जाते हो, फिर आप सोसाइटी की तरफ जाते हो। इन एरिक्सन्स व्यू आवर कंसर्न बिकम ब्रॉडर एंड मोर लॉन्ग रेंज। हम मतलब ब्रॉडर वे में सोच रहे होते हैं, सोसाइटी का सोच रहे हैं, इन्वॉल्विंग फ्यूचर जनरेशंस एंड काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे विल लिव। वो आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। One need not to be a parent to display generativity, nor does having children automatically satisfy this urge। अगर वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा, जनरेटिविटी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब है कि वो nor does having children automatically satisfy this stage। Erikson believe that all institutions whether business, वो कहता है कि अपनी सिर्फ ऑटोमेटिकली वो उसको नहीं कर रहा होता, इस नीड, हाँ सॉरी, इस नीड को वो कहता है कि पूरा करने के लिए हमें
पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है, लाजमी नहीं कि हम पेरेंट बनेंगे तो ही हमारा ये मतलब डिस्प्ले होगी ये वाली जनरेटिविटी, और ना ही कहते कि ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ठीक है। एरिक्सन बिलीव दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस वेदर बिजनेस गवर्नमेंट सोशल सर्विस आर एकेडमिक प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू एक्सप्रेस जनरेटिविटी। हम जहां पर काम कर रहे होते हैं या जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं उसमें हमें डिफरेंट आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं जनरेटिविटी को एक्सप्रेस करने की। ठीक है। This thus is whatever organizational activities were involved, we can usually find a way to become a mentor, teacher or guide to younger। मतलब वो कहता है कि हम जबरदस्ती कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं नसीहत करने का। अगर आपको आप देखेंगे कि या तो फिर आपको इदारे के अंदर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको मतलब नसीहत कर रहा होता है, या फिर आपके फैमिली में ऐसा कोई मिल जाता है, या फिर आपको आपके मोहल्ले में मिल जाता है जो ऐसे पकड़ के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को नसीहत करना शुरू कर देता है, समझाना शुरू कर देता है। तो वो ये वाली चीज वहां पर काम कर रही होती है, जनरेटिविटी वाली। ठीक है। अब वो उसको अपनी जो नीड होती है ना उसकी इस एज के अंदर, उस नीड को पूरा कर रहे होते हैं बेसिकली वो जो बुजुर्गवार होते हैं। ठीक है। तो अब इस पर्सपेक्टिव से देखें इसको, अपने आसपास से देखें, आपको मिल जाएंगे लोग। When middle-aged people cannot or will not seek an outlet for generativity, they may become overwhelmed by stagnation। जब वो ये नहीं कर पाते तो वो स्टैग्नेशन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बॉर्डम, इंटरपर्सनल इम्पावरिशमेंट, यानी कि वो फिर क्या करते हैं, अलोन, यानी कि अपने अपनी जात तक के महदूद हो जाते हैं, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। एरिक्सन डिपिक्शन ऑफ दीज इमोशनल डिफिकल्टीज इन मिडिल एज इज सिमिलर टू यंग्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। ये जो कार्ल जंग ने बताए थे ना, हमने पढ़े थे, उसके जो मिड लाइफ क्राइसिस वाले वही वाली बात कर रहा है। These people may regress to stage of pseudo intimacy including themselves in childlike ways। ये वो रिग्रेस कर सकते हैं, रिग्रेशन वाला यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है कि वो चाइल्ड बचकाना बिहेवियर शो करना शुरू कर दें अगर वो नेगेटिवली डेवलप हुए हैं स्टेज पर आके। तो यहां से भी आप अपने पेशेंट्स को समझ सकते हैं, अपने आसपास को समझ सकते हैं। एंड दे मे बिकम फिजिकल और साइकोलॉजिकल इनवैलिड्स। वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली मतलब के इफेक्ट होते हैं नेगेटिवली बिकॉज ऑफ देयर अब्जॉर्प्शन विद देयर ओन नीड्स एंड कंफर्ट्स, क्योंकि वो मतलब अपनी ही नीड्स और अपने कंफर्ट्स के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है। इसलिए वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली कोई पॉजिटिव अपना इम्पैक्ट या रोल प्ले नहीं कर पाते, और नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही होती है उनकी जो फिजिकल और जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ। Care is the basic strength that emerges from generativity in adulthood। Erikson defined care as the broad concern of others and believed it was the manifested in the need to teach। वही वाली बात है कि यहाँ पर बंदा टीच करता है, दूसरों को गाइड करता है। ये बेसिकली क्यों कर रहा होता है? अपनी ही नीड को पूरा करने के लिए कर रहा होता है। ठीक है। दूसरों की केयर करना, गाइड करना, उनका मेंटर बनना। लास्ट स्टेज है हमारे पास ओल्ड एज, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब यहां पर होता है अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब आप खुद करते हो, यहां पर एहतसाब करते हो अपनी जिंदगी का, ये वो वाली स्टेज है। अच्छा, 55 टू डेथ तक होती है क्राइसिस, ईगो इंटीग्रिटी या डिस्पेयर, रिलेशनशिप, ह्यूमन काइंड या माई काइंड, स्ट्रेंथ, विजडम की इवेंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। यहां पर बंदा रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइफ को। ईगो इंटेग्रिटी फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, डिस्पेयर होपलेसनेस। या तो आप क्या होगे, या तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओगे या फिर आप क्या हो जाओगे, मायूस हो जाओगे। इस एज के अंदर आके जो इंसान है वो क्या कर रहा होता है, अपनी पूरी लाइफ को देख रहा होता है कि यार उसकी लाइफ कैसी गुजरी है। ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, मेच्योरिटी एंड ओल्ड एज, वी आर कन्फ्रंटेड विद अ चॉइस बिटवीन ईगो इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर। ये दो वाली चीजें होती हैं, दो चीजों को फेस करते हैं। दीज एटीट्यूड्स गवर्न द वे वी इवैल्यूएट आवर होल लाइफ। आवर मेजर एंडेवियर are at or nearing completion। वो एग्जामिन एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ टेकिंग इट्स फाइनल मैयर। अब यहां पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी लाइफ को और देखते हैं उसको मैयर करते हैं। we look if we look back with a sense of fulfillment and satisfaction believing we have coped with life's victories and failures, then we are sad to possess ego integrity। simply stated, ego integrity involves accepting one's place and one's past। अगर तो आप अपनी लाइफ से, जब आप पिछले अपनी लाइफ को देखेंगे तो अगर तो आप सेटिस्फाई हुए कि यार मैंने अपना हक अदा कर दिया जिंदगी गुजारने का, ठीक है, मैंने अपना रोल प्ले किया है और मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है, ये यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है, बहुत सी चीजों में वो सेटिस्फेक्शन तलाश कर सकता है। तो अगर तो आपको लगेगा कि यार मजा आया जिंदगी गुजारने का, तो आप फिर एक कहते हैं ना कि एक
रिलैक्स माहौल में रहेंगे और रिलैक्स ही मरते हैं, ठीक है। मुतमईन आपको आपकी मौत होती है, डेथ होती है। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर आपने जब पीछे रिफ्लेक्ट किया अपनी लाइफ को और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए अपनी लाइफ से, तो फिर क्या होगा? इफ वी रिव्यू आवर लाइफ विद द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंग्री अबाउट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड रिग्रेटफुल of mistakes that cannot be rectified, then we will feel despair. अगर हमें लगे कि यार मैंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर दिया, अगर आपको किसी चीज पर रिग्रेट हो कि यार ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे कर लेता तो ठीक होता, अगर ये वाली चीजें नहीं होती, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी नजरों में, तो फिर आप डिस्पेयर की तरफ जाते हो, यानी कि होपलेसनेस, मायूसी की तरफ जाते हो आप। वी बिकम disgusted with ourselves, contemptuous of others and bitter over what might have been, और आप एक तलखी का शिकार हो जाते हो, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो आपको ज्यादातर चिड़चिड़े मिलते हैं, उनका बिहेवियर सॉरी टू से ऐसा ही है, हमारी रियलिटी है। मैक्सिमम 90% या 80% आपको जो बुजुर्ग है ना, वो चिड़चिड़े मिलेंगे। उनके अगर उनके पास बच्चे खेलते भी होंगे ना, तो वो उनको डांट के भगा देंगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बड़ा प्यार कर रहे होते हैं बच्चों से, उनकी गलती पर भी उनको डांट नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से। जब बंदा अंदर से खुश होता है ना, तो वो बड़े से बड़ा जख्म, बड़े से बड़ी गलती या बड़े से बड़ा नुकसान भी हंस के बर्दाश्त करता है, जब बंदा अंदर से सेटिस्फाई होता है। तो वो वाली एग्जांपल यहाँ पर सादिक आएगी कि अगर हमारे जो बुजुर्ग या हम एज अ बुजुर्ग अपनी लाइफ से मुतमईन नहीं हुए, तो हम जो अपना है, जो बुढ़ापा है, वो कोई अच्छा नहीं गुजारने वाले, याद रखिएगा। तो अपनी लाइफ से मुतमईन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने जब आपके पास इख्तियार था तो आपने डट के करप्शन की है, डट के लोगों पर जुल्म किया है, डट के हक खाए हैं, डट के अपने रिश्तेदारों के साथ नाइंसाफियां की हैं, अच्छा सलूक नहीं किया है, ठीक है। और जब आप बुढ़ापे में पीछे नजर दौड़ाएं और कहें कि यार ये अच्छा, ये एक चीज है, कुदरत का ये निजाम है कि आपको फील जरूर होगा अगर आपने जिंदगी में गलत किया है ना। जैसे वो मरते वक्त खास तौर पर, या जब बंदे के साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो गया या उस पर कोई अटैक हो गया, तो उस वक्त वो सोच रहा था कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, मतलब उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, इस अपने का ये हक नहीं खाना चाहिए था उसका, मतलब वो उस वक्त फील कर रहा होता है। तो वही वाली सिचुएशन होती है। अगर बंदा सेटिस्फाई होगा तो एक अच्छी जिंदगी गुजारता है और मुतमईन मौत मरता है। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो फिर बात बात पर काट खाने को दौड़ता है। जनरेटिविटी, यहाँ पर जो जनरेटिविटी का बेसिक स्ट्रेंथ जो इसकी होती है, एसोसिएटेड विद दिस फाइनल डेवलपमेंटल स्टेज इज विजडम। यहाँ पर विजडम क्रिएट होता है, ड्राइविंग फ्रॉम ईगो, इंटेग्रिटी। Wisdom is expressed in a detached concern with the whole of life. It is conveyed to succeeding generations in an integration of experience best described by the word heritage. अब यहाँ पर वो क्या होता है, जब वो मुतमईन होता है ना, तो फिर उसके अंदर विजडम पैदा होता है, फहम पैदा होती है, चीजों को वो समझना शुरू कर देता है, उसको समझना आ जाता है, फिर वो दूसरों को गाइड कर रहा होता है, ठीक है, दूसरों को, दूसरों की चीजों को या मसाइल को हल करवा रहा होता है, जब उसके अंदर विजडम क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास 8 स्टेजेस। जहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने पहले बात की थी कि हमें चाहिए कि हम अर्ली स्टेजेस पर ही, जो मतलब पहले 4 इम्पोर्टेंट स्टेज है हमारे 12 साल तक, जी हमें चाहिए कि हम उसी में कॉन्फ्लिक्ट्स को, ताकि बाद में पर्सनालिटी क्राइसिस का शिकार ना हो, जी आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन अब उस टाइम में तो जो हो चुका है वो हो चुका है। जैसे अब हमारी एज के लोग हैं या जिन लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, वहां पे नहीं ऐसा कुछ हुआ कि आपके मतलब जो पहले की जो स्टेजेस है उन पर इतनी खास तवज्जो नहीं दी गई पेरेंट्स की तरफ से या सोशल जो भी चीजें। हम्म तो बाद में जब आ रही होती हैं और नॉर्मल लेवल से मैल अडॉप्टिव लेवल पे जा रही होती जी है, कहा कि साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो उसके जो भी पीछे वाले इवेंट है उनको ट्रिगर होने से बचाए या उसको उस चीज से बचाए। तो अगर ये चीज नहीं हुई होती है जी तो एक फ्लो, जैसे भी आपने कहा कि बुजुर्ग एक सर्टेन लेवल पर आकर वो जो है वो चिड़चिड़े होते हैं, जी तो उन्हें इस बात का मतलब उनके ख्यालात भी रिजिड हो जाते हैं, उन्हें कुछ हम्म चेंज पसंद नहीं आते हैं, कुछ भी पसंद नहीं आता। तो वो जिस पैटर्न पे वो सोच रहे होते हैं, जिस किस्म के क्राइसिस से गुजर होते हैं, वो उसी को ही इख्तियार करते करते मतलब वो मर जाते हैं।
तो जी। ये वाली जो चीज है इसको हम कैसे रिजॉल्व के सिनेरियो में देखेंगे? यानी कि जो मतलब लास्ट स्टेजेस की बात कर रही है ना, कि लास्ट स्टेजेस को हम कैसे करेंगे। डेवलपमेंट से आगे वाली। जी जी बिल्कुल। अब जहां तक मैंने इस चीज को समझा है ना, और जब बताया गया है कि स्टेजेस को आपने अगर रिजॉल्व कराना है, अगर तो वो मतलब बुजुर्ग भी समझते हैं कि यार ये मुझे, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मुतमईन नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसकी जो स्टेजेस में जहां जहां उसको लगता होगा कि यार ये वाली चीजें मैंने गलत की हैं, पहले उसको रियलाइज करवा दें। ठीक है कि ये आपसे गलत हुई हैं। अगर वो रियलाइज करता है कि जी मेरे से गलत हो गई हैं, तो फिर उसका वो कहते हैं ना कि उसको सेटिस्फाई करने का भी तरीका होगा ना, कि आप सेटिस्फाई कर दें उसको, उसको बोलें कि आप इसको कंपनसेट करें। ठीक है, कंपनसेट करवाएं, कंपनसेट करवाएंगे तो वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, हमें कंपनसेशन करनी होगी। अगर तो वो किसी एज में अटका हुआ है, ठीक है, यानी कि जैसे हमने ऊपर बोला, किसी भी क्राइसिस में या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करवा पाया या कर पाया, पहले तो हम फिर उसका वो वाला कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वो वाला कॉन्फ्लिक्ट अगर फर्ज करो उसको पेरेंट्स की जानिब से या टीचर्स की जानिब से उसको नहीं ठीक रखा गया, समझाया नहीं गया, तो हम उसकी फिर क्या करेंगे, उसकी कंपनी बनाएंगे, कंपनी डेवलप करवाएंगे। ठीक है, उसकी कंपनी डेवलप करवाएंगे कि वो उस चीज को क्या कर सके,